सिर्फ 6 महीने में 18,512 करोड़ रुपए के लग्जरी होम्स बिके हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऑलमोस्ट 80% का जंप है, लेकिन इस चमकदार तस्वीर के बीच इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। 3% command or dominate 30,000 crores. Yes, we love affordable housing, but luxury is absolutely important. सप्लाई बहुत आ रही है। जो प्राइस लेवल सभी करंटली है, सभी प्रोजेक्ट्स और सभी एरियाज वाइबल हो गई है। 4% का डिप भी आया है। बुल रन में मैं समझूंगा कि एक पॉज समझ लीजिए। 20 से 40 करोड़ वाला जो सेगमेंट है, तो ऑलमोस्ट कितना 3 गुना हो गया। The darling of the market is still 10 to 20 crores. To increase the pie, they want more people to buy. मतलब ये प्रीमियम का अफोर्डेबल है। मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट से जो तस्वीर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली भी है और कई बड़े सवाल भी साथ में लेकर आती है। ओवर सप्लाई जैसा है कुछ। ओवर सप्लाई सिचुएशन नहीं दिखी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ ही दिखेगा। I don't think price growth will happen. It cannot keep rising and rising and rising. Is there any comparison between Delhi and Mumbai in that sense? If you are in the ultra luxury, you want to see the ocean view. This is old money or a new wealth? न्यू वेल्थ ऑल्सो। लोगों ने इक्विटी मार्केट में बहुत पैसे बनाए हैं। क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन, इनके भी पैसे हैं। बहुत सालों के इंतजार के बाद हमें अपना दूसरा एयरपोर्ट भी मिला है। क्या अब हम ये माने कि जो अब कुछ अनाउंस हो रहा है उसकी स्पीड तेज होगी? 100% yes. They are deadly serious about infrastructure. मुंबई अब वर्टिकली के अलावा ग्रो नहीं कर सकता है। हॉरिजॉन्टली सिर्फ वही डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। सब जगह को छोड़कर अगर कोई सोचे कि मुंबई को ही पकड़ता हूँ तो सही निर्णय होगा। If you are in the 1 crore, 2 crore bracket, Bombay is not the place. कहाँ उसका पैसा ज्यादा ग्रो करेगा? जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसके आसपास लैंड लेना एक अच्छा ऑप्शन है। लग्जरी की भी ग्रोथ उतनी होगी। As I said, there is a taker for everything. हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक नया ताज़ा तरीन एपिसोड। इस बार हम क्या बात करेंगे, तो एक गाना है जो काफ़ी चर्चित रहता है, कई बार पार्टीज़ में बजता है कि न दिल्ली वालों की न मुंबई वालों की, एंड कोई एक्स कुछ नाम है, वो है पैसे वालों की। लेकिन आज थोड़ा मामला अलग है। जो शुरू के 2 शहर हैं, इनमें से एक शहर मुंबई का नाम अगर मैं उठाऊं और मैं कहूं कि यही पैसे वालों का है, बाकी तो सब भूल जाइए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुंबई जहां ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं है बल्कि वेल्थ, एस्पिरेशन और स्टेटस का सबसे बड़ा सिंबल है। और अब मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट से जो तस्वीर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली भी है और कई बड़े सवाल भी साथ में लेकर आती है। क्यों? क्योंकि CRE मैट्रिक्स और इंडिया सदवीज इंटरनेशनल रियल्टी की जो ताज़ा मुंबई लग्जरी हाउसिंग रिपोर्ट है वो कहती है कि मुंबई में 10 करोड़ और उससे ऊपर के घरों की बिक्री ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सिर्फ 6 महीने में 18,512 करोड़ रुपए के लग्जरी होम्स बिके हैं और पिछले 12 महीनों में करीब 1700 लग्जरी होम्स की टोटल सेल है, जिसकी कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू करीब 34,000 करोड़ रुपए है। लेकिन कहानी सिर्फ रिकॉर्ड सेल्स की नहीं है, क्योंकि 20 से लेकर 40 करोड़ के घरों की डिमांड 3 साल में दोगुने से ज्यादा हो चुकी है। 35 से 55 साल के जो बायर्स हैं जिस एज ग्रुप के, वो लग्जरी हाउसिंग के सबसे बड़े ग्राहक बन चुके हैं और 2000 से 4000 स्क्वायर फीट का घर लग्जरी बायर्स का एक नया स्वीट स्पॉट बनकर उभरा है। और मुंबई का कौन सा इलाका इस लग्जरी रेस में सबसे आगे है? जहां मैं बैठा हूं यानी वर्ली, जहां लग्जरी होम्स ट्रांजैक्शन 1 साल में 35 से बढ़कर 159 हो चुके हैं और ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऑलमोस्ट 80% का जंप है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के बीच एक बेहद दिलचस्प और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। क्या है? पिछले 4 साल में लग्जरी होम्स की प्राइस ऑलमोस्ट 37% बढ़ने के बाद 2026 यानी इस साल में, जिसका अभी आधा टाइम निकला है, इसमें 4% की डिप आई है। थोड़ी सी है लेकिन आई है। तो सवाल यह भी है कि क्या मुंबई के लग्जरी मार्केट में अभी भी वही तेज रफ्तार है या अब बूम के बाद कंसोलिडेशन भी दिख रहा है? क्या 20 से 40 करोड़ का नया लग्जरी बायर मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की दिशा को बदल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज 10, 20 या 40 करोड़ वाले घर खरीदने के जो लोग हैं, बायर्स के पास निगोशिएशन का कोई मौका है या मुंबई के प्राइम एड्रेस की कीमत आगे भी बढ़ती रहेगी? तो आज के रियल एस्टेट शो में इसी पूरी तस्वीर को डिकोड करेंगे। रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के पीछे की असली डिमांड कितनी है वो देखेंगे। मुंबई का लग्जरी बायर कौन है, कौन से लोकेशंस आगे निकल रहे हैं और क्या इस मार्केट में अब भी खरीदारों को सही मौका है? क्यों नहीं भाई, लग्जरी वाले भी तो ऐसा थोड़ी है कि पैसा है तो कुछ भी खरीद लेंगे। वो भी देखते हैं डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, डील कहाँ अच्छी है,
सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मिडिल क्लास वालों की कहानी है, राइट। तो अब इस बेहद दिलचस्प चर्चा को शुरू करने के लिए दो दिलचस्प किरदार हमारे साथ हैं। एक जिन्हें तो आप जानते हैं, सीआरई मैट्रिक्स के सीईओ अभिषेक किरण गुप्ता अक्सर हमारे साथ यहां होते हैं, और साथ है इंडिया सदबीज इंटरनेशनल रियल्टी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुदर्शन शर्मा जी। वैसे तो परिचय आपसे भी बहुत पुराना है, लेकिन इस शो में आप पहली बार आए हैं, तो आपके डेब्यू के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये तो सर ऐसा हो गया कि आप दोनों की रिपोर्ट है, और ये जय वीरू वाला मामला हो गया कि सिक्का उछाल के हम करें कि पहला सवाल मैं किससे लूं, कौन लेगा बताइए, किसके पास आऊं, आप ही बताइए। आई डोंट नो, डेब्यूटेंट सर। चलिए, तो जो डेब्यू हैं उन्हीं को पहली बॉल दे देते हैं। वो किस्सा है ना किसका, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर का, कि वो जब जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि सचिन स्ट्राइक लें, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ब्रेटली थे शायद सामने बॉलर, उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं आप लीजिए, तो सचिन ने बिल्कुल क्रीज पर पहुंचते पहुंचते तो कहा नहीं नहीं स्ट्राइक पे तो तुम ही जाओगे। सहवाग अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं पसीना पसीना हो गया और शायद पहली बॉल खेलता तो आउट ही हो जाता, लेकिन फिर सचिन तुरंत स्ट्राइक की तरफ चले गए। तो किस्सा मुझे याद आ गया। वेल सर, तो आपका डेब्यू, और पहला सवाल आपसे ये, विदाउट एनी प्राइज, क्योंकि अब कौन बनेगा करोड़पति भी शुरू हो चुका है तो मुंह से निकलने जाता है। पहला सवाल फॉर दिस मच, 19% लग्जरी बायर साउथ मुंबई से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा आपका रिपोर्ट कहती है, लेकिन ये सवाल तो मैं बाद में लूंगा। 18,512 करोड़ की रिकॉर्ड सेल्स और ट्रांजैक्शन में 26% की ग्रोथ, और थोड़े से और जो डेटा हैं, चलिए वो डेटा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सवाल ये कि ये जेन्युइन डिमांड है या फिर जिस तरह के प्रोडक्ट बाजार में आ रहे हैं, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं, वो इस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो गया है कि भाई अभी पैसा डाल दो, इसमें पैसा बनेगा। कैसे देखें इस मार्केट को? विपिन जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। आपके प्रश्न का उत्तर काफ़ी हद तक सही है। इस दौरान जो फर्स्ट हाफ हुआ है, इस समय बहुत सारे प्रोमिनेंट, क्वालिफाइड और बहुत ही अच्छे डेवलपर्स के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं, और जिनके लेगेसी है, जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड है और जिनकी ब्रांड है, और इन लोगों ने इस प्रोमिनेंट एरियाज़ में काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। और जैसे रुस्तम जी हो गए, ओबेरॉय हो गए, प्रेस्टीज हो गए, लोडा हो गए, गोदरेज हो गए, तो इनके प्रोजेक्ट्स में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद भी, बिकॉज उनकी जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके कारण ज़्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सेल हुई है। और दूसरा कारण है कि लोगों को अब एस्पिरेशनल हो गए, एमिनिटीज़ चाहिए, हायर सीलिंग हाइट चाहिए, व्यूज़ चाहिए, लार्जर फुटप्रिंट चाहिए और अच्छी एमिनिटीज़ चाहिए। तो और ये सारे डेवलपर्स ये चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं आज के दिन में। ओके। और तीसरी बात है, जो प्राइस डिस्कवरी वाला मुद्दा है, ये अब सबको पता है कि सप्लाई बहुत आ रही है। जो प्राइस लेवल सभी करेंटली है, सभी प्रोजेक्ट्स और सभी एरियाज वाइबल हो गई है डेवलपमेंट के लिए। तो इस बैकग्राउंड में डेवलपर्स भी थोड़ा सा रीजनेबल प्राइसिंग रखते हुए लॉन्च के स्टेज पे उन्होंने थोड़ा सा प्राइसिंग ठीक रखा। तो मतलब जो मेरा सवाल था कि वो प्राइस लुक्रेटिव था, थोड़ा वहां पर लोगों को वैल्यू दिखाई दी और फिर उन्होंने डिसाइड किया जी कि हमें इसमें जाना चाहिए। जी जी, उन्होंने प्राइस थोड़ा सॉफ्ट रखा, जिसमें इनकी सारी सेल्स हो गई। ओके। अच्छा, अगेन सर, सवाल थोड़ा घिसा पिटा है, लेकिन हर बार पूछने का मन करता है कि ये जो भी बायर्स हैं, डेफिनेटली ये पहले से घर में रहते हैं और अच्छे ही घर होंगे इनके, HNIs कैटेगरी के ये सारे बायर्स हैं, तो क्या ये प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ आते हैं, अपग्रेड करने के लिए यहाँ आते हैं, या ये रेशो 50-50 रहता है? ये कैलकुलेशन कैसे समझें? ये अमीर लोग या HNIs या अल्ट्रा HNIs ऑलरेडी रहते हैं, वही सिर्फ घर नहीं खरीद रहे हैं। आई वांट टू थोड़ा सा डिसएग्री विद दिस। आप देखिए लास्ट 4 या 5 साल में, चलो पुरानी बात नहीं करते हैं, कोविड से बात करते हैं, हर साल 200 IPO करीब आए हैं। आपके चैनल से ही हमको पता चलता है, राइट? ये 200 IPOs मिनिमम 1 लाख करोड़ तो मार्केट से स्वीप कर लेते हैं। उससे मार्केट की डेप्थ बढ़ रही है। स्टार्टअप्स देखिए, स्टार्टअप्स ने कितना पैसा उठाया है मार्केट से, इन्वेस्टर्स से। ऑल ऑफ दीज फाउंडर्स बाय होम्स। पर क्या अभी भी स्टार्टअप की कहानी इंटैक्ट है? अभी पिछले 1-2 साल से तो बात ही होना बंद हो गई है। प्लेटो हो गया है, स्लो हो गया, बट खत्म नहीं हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इंडिया एज अ नेशन इज अ ग्रोथ इंजन,
and people have made lots of money ओके across the board, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या वो IPO हो या वो फार्मा हो या कुछ भी हो. गवर्नमेंट ने आपके लिए इतना आसान कर दिया है घर बेचना, क्योंकि आप कोई भी कैपिटल गेन्स प्रॉफिट कमाओ, आपको अगर टैक्स बचाना है आपको सिर्फ घर खरीदना है. देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, देयर इज नो 2A 2B, देयर इज ओनली बाइंग अ हाउस. Therefore the big rush for luxury. अभी वो पुराना घिसा पिटा कहानी की कोविड की वजह से मुझे बड़ा घर चाहिए, वो तो मैं बोर हो गया बोल बोल के, वो छोड़ दीजिए. बिल्कुल कितना बड़ा घर चाहिए. इंडिया इज गेटिंग वेल्दियर. इंडियंस वांट, अच्छा हमेशा मैं थक गया बोल बोल के कि हिंदुस्तान में 2 बेडरूम घर सबसे ज्यादा बिकता है. सही बात है. इन 25 एंड 26 3 बेडरूम ज्यादा बिकता है. दैट्स द स्टोरी. पीपल वांट बिगर होम्स. खाली एक ही प्रॉब्लम है जो हमेशा से मेरी प्रॉब्लम रही है विथ माई कंट्री. इट्स ओनली दीज 8 मेट्रो सिटीज. नहीं, बड़ा घर तो मुझे भी चाहिए लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा. किसको नहीं चाहिए? मुझे भी 3 और 4 बेडरूम वाला. तो अगेन वो बात वहां आ जाती है, दोज हु विल हैव मनी. और आप कह रहे हो कि वो IPOs है, स्टिल द स्टार्टअप स्टोरी हमें शायद खबरों में सुनना ही देना बंद हो गई उतनी, लेकिन पैसा अभी भी वहां पे आ रहा है और वही लोग हैं जो इस मार्केट को चला रहे हैं. कुछ ऐसा बायर प्रोफाइल होता है आप लोगों के पास कि कौन, खास तौर पे सदवी के पास? ज़्यादातर अभी जो IPO में जिनके पैसे बने हैं और जिन्होंने कुछ और कहीं से रीसेल कर रखी है, और रीसेल वाले को तो मैं अपग्रेड ही मानूंगा कि चलिए पुराना घर मैंने बेचा और अब मैं नए में जाना चाहता हूँ. जी. और कई सारे अभी स्पोर्ट्स में भी पैसा काफ़ी हो गया. क्रिकेटर्स ने भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ली है. और दूसरी बात है, जो बाकी मार्केट में आप जब पैसे बना रहे हो तो उसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए भी लोग थोड़ा रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई कर लेते हैं. तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग गेम. दूसरा, ये जो कई लोग जो प्राइम एरियाज़ में हैं अपने स्ट्रीट को या फिर एक एरिया को एक प्रेस्टीज सिंबल भी समझते हैं. तो एस्पिरेशनली दे वांट टू मूव साउथ. ये मुंबई में मैं भी लास्ट 30-35 साल से देख रहा हूँ. मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि ये जो भी आप भी बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि साइंस में जो चीज़ होती है वो फिर एक थ्योरम होती है जिसको आप प्रूफ कर देते हैं, और एक है कि हम एज्यूम करते हैं. तो ये एजम्पशन या थोड़े से अंदाजे की बातें हैं, या ये कहीं मतलब आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, आपने उस पूरे डेटा को थोड़ा सा खंगाला है, देखा है, देन हम उस पर पहुंचते हैं कि दिस इज़ हाउ इट्स हैपनिंग, कि थोड़ा पार्ट एस्पिरेशनल है, थोड़ा पार्ट IPO का पैसा है, थोड़ा पार्ट स्टार्टअप का पैसा है, थोड़ा ये भी है कि भाई मुझे एक ट्रॉफी प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो भी एक कल्चर आ गया, या फिर बहुत सारा एक सर्कल होता है कि भाई इन्होंने ली, चलो हम भी लेते हैं, पैसा है. तो पहले ये था कि पैसा तो पहले भी था, लेकिन शायद वो ऐसा थॉट ही नहीं था कि खरीदना है, ये करना है, वो करना है, जिसमें चल रहा है अच्छा चल रहा है. तो क्या हमारे पास इसका कोई मतलब एक कैलकुलेटेड एविडेंस है बैक एंड पर? विपिन, मैं प्रोफाइल पे तो आपको परसेंटेज नहीं दे पाऊंगा. ये स्पोर्ट्स वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं, हर जगह से इंडियन वेल्थ इज इंक्रीजिंग. बट आप देखिए 2021 में ये जो 10 करोड़ के ऊपर के घर हैं वो सिर्फ 400 बिके थे. 21, 22, 25, 26 में वो 1000 पहुंच गया, विच मीन्स मार्केट का पाई बढ़ गया है, केक का साइज बढ़ गया है. देयर आर मोर पीपल हु हैव गॉटन वेल्दियर. जैसे हम बोलते हैं ना कि वेल्थ तो पहले भी था, बट अब वेल्थ ज्यादा लोग के पास आ गया है, एंड देयरफॉर दे कैन बाय मोर. अच्छा, आप वो 18,500 को आप डिवाइड करिए 1000 से, द एवरेज कम्स टू 18.5 करोड़. राइट? तो अच्छा, मैं ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है. मुंबई में 50,000 घर बिकते हैं, उनकी कलेक्टिव वैल्यू इज 1,10,000 करोड़. राइट. 10 करोड़ के ऊपर वाले घर आर ओनली 1,000, विच इज व्हाट एक्चुअली इस क्वार्टर 1,000, इस हाफ ईयर में, बट पूरे साल का 1,500 पकड़ो आप, विच इज 3%. 1,500 डिवाइड बाय 50,000, द वैल्यू इज 30,000 करोड़. 3% कमांड और डोमिनेट 30,000 करोड़. तो ये तो इस पे तो चर्चा करनी पड़ेगी. यस, वी लव अफोर्डेबल हाउसिंग, बट लग्जरी इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. राइट. दे ड्राइव द मार्केट. नहीं, और इसीलिए आपकी रिपोर्ट है और इसीलिए चर्चा हो भी रही है. सुदर्शन सर, तो एक और फिगर है कि पिछले 4 साल में लग्जरी प्राइसेस 37% बढ़े, जो कि बहुत बड़ा फिगर है मेरे हिसाब से. लेकिन ये जो 2026 है इसमें 4% का डिप भी आया है. तो ये हम क्या माने, एक एबरेशन है या फिर ये कुछ एक इंडिकेशन है कि अब थोड़ा सा मामला घूम रहा है? देखिए, 37% जो है वो एवरेज है, और मार्केट का बेस भी काफ़ी ऊपर आ गया है. तो ये 4% जो ईजिंग आउट है, इसको मैं एक हेल्दी कंसोलिडेशन कहूँगा. एक
बुल रन में मैं समझूंगा कि एक पॉज समझ लीजिए, कहीं पर भी बिल्डर्स ने प्राइसेस नीचे नहीं किए, बट सामने जो बैठता है तो उसको थोड़ा सा फेवरेबल प्राइसिंग कर दिया, निगोशिएटिंग थोड़ी सी बढ़ गई है हल्की सी। और जब प्री लॉन्चेस हुए बहुत सारे तो उन्होंने थोड़े प्राइसेस रीजनेबल कर दिए, उसके कारण थोड़ा सा, और सारे लोगों को एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया, तो उसके कारण से ये थोड़ा सा आपको ये ईजिंग दिखता है। बट मेरे हिसाब से हेल्दी कंसोलिडेशन है। बिल्डर्स ने प्राइस कहीं पर भी कम नहीं किए हैं, कोटेड प्राइसेस सिर्फ निगोशिएशन में थोड़ा सा लोअर करके बेचा है। ठीक है, इसमें तो आपकी राय भी बनेगी क्योंकि आप लगातार चाहे प्रॉपर्टी गुरु हो चाहे रियल एस्टेट शो हो उस पर बोलते हैं कि जाइए बाजार में और डिस्काउंट आपके लिए हाजिर है। मैं हमेशा सेम चीज बोलता हूँ, आज भी यही बोलूंगा। अगर आपके नखरे ज्यादा हैं, मुझे यही फ्लोर चाहिए, मुझे यही व्यू चाहिए, मुझे यही पार्किंग चाहिए, तो देयर इज नो डिस्काउंट फॉर यू। ओके, कल ही जाके, कल नहीं आज अभी सीधा यहाँ से निकलिए और घर खरीद लीजिए, ₹1 का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यू हैव टू पे एट अ प्रीमियम। बट इफ दोज द फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, चलिए मैं 3 महीना रुक सकता हूँ, चलिए मैं एक लॉन्च का वेट करता हूँ, मैंने सुना है कि कोई लॉन्च कर रहा है, राइट, फिर आपको नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के मजा आएगा। अच्छा, अभी सप्लाई की स्थिति क्या है, जो भी आप में से बता सके कि भाई यहाँ पे प्रेस्टीज भी आ गए हैं, यहाँ पे ब्रिगेड भी आ गए हैं, शोभा भी आ गए हैं, मुंबई वाले प्लेयर्स तो सारे थे ही, तो नो डाउट सप्लाई तो काफ़ी आ रहा है। अब जब आ रहा है तो भाई मुझे भी बेचना है, मुझे भी बेचना है, तो ऐसे में थोड़ा डिस्काउंट तो आ ही जाता है टेबल पे। तो क्या है अभी सप्लाई, ओवर सप्लाई जैसा कुछ है? जो सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं 10 करोड़ के ऊपर, यहाँ पर डिमांड कंटिन्यूस है, वेल्थ इफेक्ट इतना तगड़ा है कि यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा स्टेबिलिटी ही दिख रही है, रेदर देन ओवर सप्लाई सिचुएशन नहीं दिख रही है। मुझे लगता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ ही दिखेगा। ओके, राइट, आपकी क्या राय सर? I don't think price growth will happen. It will plateau at some point. It cannot keep rising and rising and rising. अच्छा, ये जो averages हैं, जो पहले 55,000 थे, Right. फिर 75,000 पहुंच गए, फिर कुछ 74 हो गए, that 4% dip. These are averages. There are यहाँ पे मार्केट में 1 लाख, 1.25 लाख के घर भी बिक रहे हैं per square foot. पर स्क्वायर फीट, यस यस। बट ये 1.25 लाख can that become 2 lakhs? या कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग जिसमें सबको रहना है क्योंकि वहां पे स्टार्स रहते हैं, तो मुझे भी एक एड्रेस चाहिए, हो सकता है। अच्छा, बट इट्स नॉट अ वाइड स्प्रेड थिंग। अब आपने पर स्क्वायर फीट की बात कर दी, एक खबर कल परसों के अखबार में प्रोमिनेंटली छपी दिल्ली की तरफ से, एनसीआर की तरफ से, कि डीएलएफ के प्रोजेक्ट में एक 271 करोड़, राइट, 271 करोड़ की डील हो गई। और कुछ ने ये भी छापा, नाउ दिल्ली इज गिविंग कंपटीशन टू मुंबई। लेकिन वो एक डील है जो वहाँ से मैंने शायद कई सालों में पहली बार ऐसी सुनी कि किसी एक व्यक्ति ने 271 करोड़ का। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ तो ऐसे कई बिक रहे होंगे रोज, जो आपकी रिपोर्ट है। तो इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इन दैट सेंस? जाना वाला तो कुछ, हाँ, जाना वाला तो मतलब वो ऑन द डिफरेंट प्लैनेट ही हो गई डील। 3.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट, इवन शायद 3.70 टू बी प्रिसाइज, तो डील ही डिफरेंट लेवल की हो गई। तो चलिए वो तो एक आइकॉनिक डील हो गई। लेकिन ये 200-300 करोड़ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस सेगमेंट की बात करूं तो बिक ही रहा है। सो विपिन, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड मैं दर्शकों को सबको ये बोलना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शहर है जहां पे गोल्डन गेट ब्रिज है और ओशन व्यू है, कहीं पे भी नहीं है, तो आपको पैसे उसके देने ही पड़ेंगे। ओके, दैट इज माई सिंपल आंसर। राइट, एंड इफ यू आर इन द अल्ट्रा लग्जरी, यू वांट टू सी हैव द ओशन व्यू। राइट। तो कोई टक्कर नहीं है दिल्ली और मुंबई की, अगर इस टर्म्स में देखें तो। देखिए यहाँ पर जो ये प्राइम एरियाज है, सेंट्रल एंड साउथ मुंबई, यहाँ पे 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख ये बेस ही बन गया है। इसके नीचे तो अब हम कुछ लोग है ही कहने नहीं। लग गए कि हाँ, डील है। राइट। अभी वर्ली में एक बिल्डिंग पेंट हाउस के नीचे 1,75,000 और 1,80,000 एग्रीमेंट वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हुए। तो अभी रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री जो है वो बहुत कम है। अच्छा, आपकी रिपोर्ट में आगे रीसेल वाला भी एक चैप्टर है, उस पर भी हम धीरे से आएंगे। लेकिन अब आपने मुंह से निकाल ही दिया है शब्द वर्ली, और मैं दर्शकों को पहले भी बता चुका हूं कि हम इस समय जहां बैठे हैं उसका अगर आप वो निकालेंगे, वो क्या सिंबल होता है ना गूगल वाला, तो ये वर्ली निकल कर आएगा, यहाँ के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। वर्ली में ऐसा क्या खास है, सिर्फ समुद्र या कुछ और बात है? मैं जवाब देता हूँ इसका। देखिए, हमारे जो प्लानर्स हैं मुंबई के, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी की है रिसेंट ईयर्स में। एक तो इंफ्रा डेवलपमेंट, प्लस जैसे जो 300 एकर्स का 175 एकर्स करीब रिक्लेम्ड कोस्टल रोड से लैंड निकल रही है, 125 एकड़ महालक्ष्मी और रेस कोर्स के वहाँ से निकल रही है।
तो 300 एकर्स में फॉरेस्ट एरिया जैसा बनाना, एमपी थिएटर, सीनियर सिटीजन्स की वाटर बॉडीज़, बटरफ्लाई गार्डन, मियावाकी गार्डन, ये जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, तो जैसे हम लोग न्यूयॉर्क जाते हैं तो सेंट्रल पार्क देखते हैं और वहाँ पे मतलब सबसे प्राइम एरिया कहने लग गए लोग। लंदन में रीजेंट पार्क, हाइड पार्क है। वैसे वर्ली में जो 300 एकर्स राइट फ्रॉम वर्ली से लेके पूरा अमरसंस ब्रिज कैंडी तक और नेपियन सी रोड तक जो बनने वाला है, ये आई थिंक मुंबई का लैंडमार्क होगा। और दूसरी बात है कि जो कोस्टल रोड जो आया है, जो डिस्टेंसेस को शॉर्ट कर दिया है, तो वर्ली से ही कनेक्टर अटल सेतु में जाएगा। पहले तो मेरीन ड्राइव से बांद्रा तक हो गया, वहाँ से वर्सोवा जा रहा है और उसके आगे भी। तो वर्ली इज सिटिंग जस्ट एट द कनेक्टर। Okay. All the so communication wise it becomes very easy whether you want to go north or you want to go towards Alibag, Goa or Khandala, Lonavala, Pune, everything distance has shortened. तीसरी बात है, यहाँ पर क्वालिटी डेवलपमेंट्स भी आ गए हैं बहुत सारे, एंड दीज आर आई थिंक कंपेरेबल विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो डेवलपमेंट्स आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से यही कारण है जो वर्ली आई थिंक प्रॉस्पर करेगा बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन एरिया। और वर्ली में हर प्रोजेक्ट से आपको सी व्यू दिखता है जो सबब्स में नहीं दिखता है। सो इसी कारण है, इनफैक्ट शायद 2500 करोड़ से 4400 4500 सिर्फ वर्ली में 71% ग्रोथ हुआ है वैल्यू में। हाँ, तो देखिए वर्ली से वो समुद्र तो हमेशा दिखता था, आज भी दिख रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी, आप जो कह रहे हैं कि वो पूरा ग्रीन पार्सल और वो तमाम प्रोजेक्ट जिनके नाम आपने लिए, तो जो आज का प्राइस है वर्ली में, नमनजाना की हम बात करते हैं या उसकी विसिनिटी में, लगभग वो 2.5 लाख 3 लाख के आजू बाजू घूमता है। तो उसमें ये फ्यूचर एंटिसिपेटेड है कि एक दिन ऐसा होगा, वो कनेक्टिविटी बन जाएगी, एक दिन ये सब ग्रीन हो जाएगा, कोस्टल रोड हमने होते हुए देख लिया, या ये आज ही का प्राइस है, वो सब होगा तो फिर ये प्राइस पता नहीं और कहाँ जाने वाला है? देखिए विपिन जी, रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री काफ़ी कम है आज के दिन में, और वो प्राइस होल्ड करेंगे। अब जब नई इन्वेंट्रीज आ रही है, जो 70 तल्ले 80 तल्ले के जो नए टावर्स आ रहे हैं, इनको बनने में 2030-31 लगेगा। तो मेरे ख्याल से अब जिनको रहने के लिए घर चाहिए वो प्राइसेस पे लेते जाएंगे। रेडी टू मूव इन प्राइम एरियाज में उनमें कमी है अच्छे प्रोजेक्ट्स में। राइट। तो अगेन मतलब जो मैंने सवाल पूछा वो भी, और क्या ये मतलब ट्रॉफी प्रॉपर्टी वाला एरिया ही बन के रह जाएगा कि अब बस वर्ली में जैसे एक समय पे था कि मुझे नेकलेस रोड पे घर चाहिए या वहाँ ऑफिस चाहिए, नरीमन पॉइंट का पता होना चाहिए मेरे कार्ड के ऊपर, वैसे अब वर्ली हो गया है कि वो एक एड्रेस है जो कि होना चाहिए? नो, आई डोंट एग्री विद दैट। वर्ली इज ग्रेट बट दैट्स टुडे। ओके। जैसे ये कोस्टल रोड एक्सपैंड होता रहेगा, द कनेक्टिविटी आसान होती जाएगी। द नेक्स्ट वर्ली इज बांद्रा। जो वर्ली का प्राइस है और जो बांद्रा के बीच में जो गैप है, वो गैप भरने वाला है। देयर इज नो, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम बांद्रा बे की बात की, वो भी लाख रुपए पहुंच जाएगा, शायद 1.25 लाख भी पहुंच जाए। और अब नेक्स्ट उसका जो नेक्स्ट थर्ड कजन है जो ग्रो हो रहा है, अभी शुरू हो चुका है इस वर्सोवा, तो ये कनेक्टिविटी विल मेक, आप देखिए ना 25 साल पहले अंधेरी नरीमन पॉइंट, मैं जा ही नहीं रहा हूं साउथ, बांद्रा और बोरीवली में कितना फर्क था, आज कितना फर्क है। लेकिन देखिए हो सकता है कि वो इस मामले में आगे निकल जाए कि कनेक्टिविटी आ जाए, इस मामले में आगे निकल जाए, लेकिन जो नेबर अब यहाँ बन गया है नमनजाना में जो रहेंगे या जो उसके बाजू का घर है या जो भी है, क्या वो नेबरहुड वहां फॉर्म होगा तो बहुत समय लग जाएगा? I'm not saying Worli will go down, okay, but I'm saying it will remain the trophy property because these properties are amazing. वो नहीं हटने वाली हैं, जैसे इन्होंने कहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं ये। बट ये बोलना कि सिर्फ वर्ली है जो भी है और बाकी कुछ नहीं है, आई डोंट एग्री विद दैट। बांद्रा इज रॉकिंग और अब आगे नॉर्थ में भी बहुत एक्टिविटी हो रही है। तो ये बताइए कि ये जो ऑल ऑफ सडन साउथ मुंबई, फिर ये वर्ली और फिर आप बांद्रा बे की बात कर रहे हैं और आगे जो भी वर्सोवा घाटों पर तमाम चीज़ें, ये जो सारा चेंज आ रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई और रीज़न इसको ड्राइव कर रहा है? व्हाई दिस इज हैपनिंग कि ऑल ऑफ सडन एकदम, हम तो कहानी उसकी भी सुनते हैं कि पूरा का पूरा जो साउथ बॉम्बे है अब वो भी फिर से रिफर्बिश हो रहा है, वहाँ पर भी छोटी इमारतें हट के बड़ी इमारतें आ रही। तो क्या इतने सारे नोड्स, माना मुंबई में बहुत पैसा है, पर क्या सबके सब फ्लरिश कर जाएंगे? some will flourish, सब करेंगे। फर्क ये है कि कौन 1.25 लाख पहुंचेगा। सो सिंस हम लग्जरी की बात कर रहे हैं 10 करोड़ के ऊपर, वो सब नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? दिल भी तो ये भी तो हो सकता है कि जब इतनी सप्लाई आए और इतना लग्जरी आए तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे,
ये पॉसिबिलिटीज नहीं होगी? देखिए ये बात सही है कि कोस्टल रोड के जो कनेक्टर्स आए हैं वो कनेक्टर्स में जैसे वर्सोवा है फॉर एग्जांपल, अब वर्सोवा में भी दाम काफ़ी बढ़ गए क्योंकि कनेक्टिविटी अब लोगों को लगता है वहाँ की भी अच्छी हो जाएगी। तो जो कनेक्टर्स के पास में कोस्टल रोड के या फिर जो ईस्ट वेस्ट वाले कनेक्टर्स है वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पर अब एक ट्रैक्शन आ गया है। ओके। दूसरी बात है, आप लोग सब जानते हैं, आप भी जानते हो कितने घंटे ट्रैवल करना पड़ता है ऑफिस आने के लिए और वापस जाने के लिए, और बारिश के दिन में तो और हालत ख़राब हो जाती है। तो ये भी एक ट्रेंड है कि लोग अपने ऑफिस स्पेसेस के और वर्क स्पेसेस के आसपास आकर काम करना चाहते हैं। तो अब जैसे परेल साइड में जो ऑफिस स्पेसेस है या बीकेसी साइड में है तो दे आर बाइंग नियर बांद्रा और दे आर बाइंग नियर वर्ली प्रभा देवी, सो दैट दिस ट्रैफिक हेडेक इज ओवर। ओके। सो ये भी एक है। और आई थिंक मुंबई में आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज इज ट्रैफिक। जिस हिसाब से कार्स इंक्रीज हो रही है एंड डेंसिटी हमारी आइलैंड सिटी की इतनी ज़्यादा हो गई है, तो जहाँ पर कम्युनिकेशन की ईज़ रहेगी, चौड़े रोड रहेंगे और कनेक्टर्स वगैरह से आप कनेक्टेड रहेंगे, वहाँ पर दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे या गिरेंगे नहीं। और बाकी एरिया जहाँ ट्रैफिक प्रोन है वहाँ से लोग धीरे धीरे निकलेंगे, वहाँ पे हमें प्राइस एप्रिसिएशन का कुछ लॉन्ग टर्म ज़्यादा दिखता नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो वो वर्ली इस समय है, लेकिन मुझे तो वर्ली का एक वो जो बिल्कुल सामने सामने वाला रोड वाला हिस्सा वही समझ में आता है। लेकिन जिस बांद्रा बे की हम बात कर रहे थे पिछली बार और मुझे चॉइस मिले तो शायद मेरी प्रेफरेंस वही होगी, क्योंकि अब वहाँ भी प्रोमोनॉड यहाँ भी बन गया है, वहाँ भी आ रहा है, वहाँ की कनेक्टिविटी थोड़ी और सेंट्रलाइज है, ये थोड़ा सा घूम के आपको मिल रहा है। अपनी अपनी प्रेफरेंस होगी और फिर शायद वो नेबर्स का भी, जो मैंने कहा कि ऑलरेडी कई बड़े नेबर्स यहाँ आ चुके हैं तो किसी को लगे कि उनके बगल वाली जगह पे मैं रहना चाहूँगा, माइट भी, बट ये सबकी अपनी पसंद होगी। और हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि नो डाउट कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है और उसकी वजह से लोग अपने अपने प्रेफर्ड सेंटर चूज कर सकते हैं। अच्छा, एक अभिषेक जी ये था इसमें आपकी ही रिपोर्ट में कि 20 से 40 करोड़ वाला जो सेगमेंट है उसमें अगर ये H1 की हम बात करें तो उसमें पहले जो 66 यूनिट बिकी थी 23 में, अब वो यहाँ बढ़कर हो गई 156, तो ऑलमोस्ट कितना 3 गुना हो गया है। तो क्या बदला इसमें? बायर्स की चॉइस बदली, वही अगेन, या फिर जो पूरी बातचीत कर चुके हैं हम वही उसका रीजन है? 3 टाइम्स हर चीज बदल गई है, उनका वेल्थ बदल गया है, उनके क्या बोलते हैं उसको, अर्जेंसी ऑफ बाइंग बदल गया है। वेल्थ फ्लॉन्ट करने का पहले जो मन नहीं होता था, डर लगता था, वो हट गया है। बिगर होम्स चाहिए, अच्छा बिगर होम्स चाहिए मुझे, पर बना तो कोई नहीं रहा, अब लोग बना भी रहे हैं और 50th फ्लोर पे मुझे रहना है, तो एवरीथिंग हैज चेंज विपिन, सब कुछ बदल गया है। ओके। जो पहले था, जो पहले स्काईलाइन थी वो पूरी बदल गई है और अब वो फिर बदलेगी अगले 20 साल में, राइट। बट अगर आप देखिए एक चीज और फर्क आ गई है, 20 से 40 करोड़ अभी भी सबसे बड़ा, मतलब बहुत तेजी, 3 टाइम्स ग्रोथ हुआ है। हाँ, वही 3 टाइम्स ऑलमोस्ट। बट द डार्लिंग ऑफ द मार्केट इज स्टिल 10 to 20 करोड़। जो 1000 घर बिके हैं उसमें 50%, 500 घर है इन 10 to 20, तो डार्लिंग वही है अभी भी। ओके। एंड द डेवलपर्स आर डूइंग दैट, अगेन मैं वापस बोलता हूं, टू इंक्रीज द पाई, दे वांट मोर पीपल टू बाय। मतलब ये प्रीमियम का अफोर्डेबल है कि मुझे प्रीमियम कैटेगरी वो रहता है ना कि कार बहुत बढ़िया वाली, मान लीजिए कि रेंज रोवर डिस्कवरी आ गई है और उसका बेस मॉडल ही 80 लाख से शुरू हो रहा है, तो एटलीस्ट मैं 80 लाख वाला खरीद लूं। यस। एक और कारण है कि कोविड के बाद में रियल एस्टेट को लेके और हाउस रेसिडेंशियल हाउसेस को लेके नज़रिया काफ़ी बदला है। तो जिनको 1-2 बेडरूम चाहिए थे उसको 3 चाहिए, 3 को 4 चाहिए, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूअसली अपग्रेड देखिए, मतलब मुझे देखिए 2 चीजें हैं, एक तो नजरिया होता है, डेफिनेटली वो बदला, और बिल्डर्स भी इस समय इस साइज के हाँ लेके आए हैं तो प्राइम एरिया। नजरिए में मैं ये मानता हूं कि पहले मुंबई में एक टेंडेंसी थी, जो आज भी मुंबई का जो बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट भी है या बड़े से बड़े पैसे वाले भी, उनके अंदर एक सिंप्लिसिटी है, मैं ये देखता हूं। शो ऑफ वाला यहाँ पे मामला थोड़ा कम है, बंगले कोठी वाले हिसाब यहाँ नहीं है। कपड़े लत्ते में देख लीजिए, मोड ऑफ ट्रैवल में आपको व्यक्ति को देख के नहीं पता चलेगा कि कितनी वेल्थ उसके पास होगी। तो पहले मुझे लगता था कि एक इस तरह की सोच थी कि जितनी भी जगह है उसमें वो उनका जीवन चल रहा था। नो डाउट शायद कोविड ने उसको एक धक्का दिया कि नहीं भाई बड़े स्पेसेस चाहिए, ये चाहिए, तो पैसे तब भी थे उनके पास खरीदने के लिए, लेकिन उनको आवश्यकता महसूस नहीं होती होगी। दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव। अब पैसे तो हैं लेकिन उनको लग रहा है कि, और साथ में ये भी जो आपने कहा कि शायद प्रोडक्ट भी बाजार में आ गया, पहले अवेलेबल ही नहीं था या उतनी क्वांटिटी में नहीं था, तो एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा ये रीजन कि खरीदना तो
हर कोई चाहता है, लेकिन अगेन जिसके पास पैसे होगा वही खरीद। तो अब इसमें से कौन सा पड़ला भारी है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब चाहिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास ऑलरेडी पैसे थे, बस उसको खरीदने की देर थी, लेकिन वो नहीं खरीदता था, लेकिन अब उसने खरीदना शुरू कर दिया, इसलिए आपको यहां पर इतना सेल्स और सब कुछ दिख रहा है। एक है जो खरीदना चाहता है, लेकिन बेचारा खरीदेगा तब ना जब उसके पास, किसको खराब लगेगा 4 कमरे का 5 कमरे का घर या लग्जरी हाउसिंग, लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए। नहीं, पैसे पहले भी थे और अभी भी है। अब इनको कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनमें दे कैन इन्वेस्ट और दे कैन बाय। अभी ऑप्शंस काफ़ी मिल गए हैं। पहले इतने अच्छे डेवलपमेंट्स और इतनी जगह इतनी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लग्जरी सेगमेंट था पहले, मतलब नहीं चलता था, तो लिमिटेड चीजें थी। अब एक तरीके का सेक्टर में बूम आया तो पूरा लग्जरी सेगमेंट रिवाइव हो गया। जैसे आपने कहा वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत, मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई पैसे देके मुझे मजा आ रहा है। पहले मारुति और फिएट ऑप्शन थे तो ठीक है, वही बिकती थी, आदमी ज्यादा सोचता नहीं था, लेकिन फिर जब आपके पास लाइन लग गई, उसमें ऑडी आ गई, मर्सिडीज आ गई, BMW आ गई, लोग वो भी खरीद रहे हैं। तो लगभग शायद वही कहानी रियल एस्टेट के अंदर हो रही है। अभी ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जो अल्ट्रा HNIs को अपील कर रहे हैं, साइज के हिसाब से और लेआउट के हिसाब से। सीलिंग हाइट 13 फीट 14 फीट की सीलिंग हाइट मिलने लग गई, और प्लस व्यूज, और स्ट्रेटेजिकली कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छी जगह लोकेटेड तो हैं। मुझे लगता है ये मिलेंगे। ताना बाना ऐसा है कि मतलब हम सोचे कि इसका कोई एक कारण कोई बता दे, वो हो नहीं सकता। आई थिंक इट्स मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपल रीजन है इसके पीछे। वेल्थ क्रिएशन हुआ हमारे देश में, कोरोना का आना हुआ, प्रोडक्ट मार्केट बदल गया, ऑफरिंग्स बदल गई, नए डेवलपर्स आ गए, एंड आई थिंक वो सब मिलाकर ये जो हमको एक फाइनल आउटकम दिख रहा है वो हो रहा है। तो अब इसको और छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए। अगले सवाल में जाते हैं। विपिन, एक चीज, हाँ। पहले था समुद्र महल, दरिया महल, अभी है एक्सक्विजिट एस्क्वायर। देखिए फर्क है दो तो सच में। पहली वाली जनरेशन इसको करती थी महावीर नगर, अभी कोई बोलेगा महावीर नगर शायद प्रोजेक्ट देखने भी नहीं आए। सेकंड, पहले स्विमिंग पूल नहीं था, जिम नहीं था, कुछ नहीं था, अब तो पिलाटेस है। फॉरगेट स्विमिंग पूल एंड जिम, वो तो पुराना हो गया अभी तो मुझे पिलाटेस रूम चाहिए, पिकल बॉल चाहिए, फॉरगेट इट, मैं देखने भी नहीं आऊंगा। तो बहुत चीज चेंज हो गई है, एंड जस्ट बिलीव मी, इट इज नॉट, द डेवलपर्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर हियरिंग द होम बायर्स एस्पिरेशन, द होम बायर्स रिक्वायरमेंट हैज चेंज्ड। आपको क्या लगता है जो इतनी सुंदर ऑफिस की बिल्डिंग है वो क्यों बनी है? बिकॉज ऑक्यूपायर को चाहिए, वो डेवलपर को मुझे लग रहा है बहुत कुछ चेंज हो गया। एक पुराना किस्सा, करीब 7-8 साल या 10 साल भी हो गए तो याद नहीं, लेकिन नाम क्या लूं इस प्रोजेक्ट का या क्या नहीं लूं, थोड़ा सा विवादित भी हो गया। वर्ली का वन ऑफ द मोस्ट टॉक ऑफ, जिसका नाम ही वर्ली के कोऑर्डिनेट्स पे रखा गया था। 3 बिल्डिंग बन रही थी, 2 ही बन पाई, तीसरी खड़ी हुई है अभी, और बहुत कुछ हो गया। तो एक बार वो प्रोजेक्ट विजिट करने गए तो उन्होंने कहा कि आपको टॉप से दिखाते हैं कि दिखता कैसा है। जब वो टॉप पर ले गए, और भी 4 पत्रकार थे, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कुछ अब दिख क्या रहा है? नीचे देख रहा हूं तो मुझे वो BDD चौल दिख रही है, वो नीला मोम पप्पड़ दिख रहा है, सामने जैसे आप समुद्र कह रहे हैं वो गाढ़ा गाढ़ा च्यवनप्राश जैसा पानी दिख रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूं इसको देख के। अब इसके लिए अगर आप मुझे कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए दीजिए, तो मैं तो नहीं दूंगा। मतलब अब ठीक है, मेरे पास तो कोई 100 करोड़ है भी नहीं, लेकिन जिनके पास होते हैं वो क्या देखते हैं? मतलब सी व्यू इट्स फाइन, बट हमारा सी वैसा ग्रीन पॉश वाला सी तो है नहीं। एक मतलब अपने ही देश का हिस्सा है, लेकिन ठीक है, एक डिफरेंट है, जहाँ पर आगे जाके मार्शी लैंड्स आ जाती हैं गुजरात की तरफ, इसलिए यहाँ आके आते आते वाटर डार्क हो जाता है, थोड़ा ग्लूमी हो जाता है। नीचे आप कितना भी ऊपर चले जाइए, लेकिन अभी भी स्लम्स तो बहुत है। ऐसा नीचे झांकने पे आपको एकदम दुबई जैसा पॉश नज़ारा तो दिखता नहीं है। एंड फॉर दैट एक फ्लोर प्लेट का 100 करोड़ रुपया, सो ये बात तब की है, तब भी लग्जरी बन रही थी, 100 करोड़ रुपए की फ्लोर प्लेट बन रही थी। एंड इसीलिए बार बार मेरे मन में सवाल आता है कि तब भी बहुत कुछ था, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो ऐसा चेंज हो गया है कि सब बिकने लग गया है। और उसी का जवाब ढूंढने की मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा था। देखिए सॉरी, हाँ बिल्कुल, एक चीज दोनों जने अपनी राय रखी। एक चीज और, मुंबई में पिन कोड 100 है, ओनली 40 में 10 करोड़ के ऊपर का घर बिका है। मतलब एक भी घर बिका है तो हमने उसको इंक्लूड कर लिया है, राइट? कितना परसेंट हुआ? 25%। वैल्यू टर्म्स में इट इज 85%, क्योंकि जो प्राइमरी घर बिके हैं 14,000 या 13,500, उसमें से 11,000 से विन। तो ये जो टॉप 10 पिन कोड्स हैं, वर्ली, लोअर परेल, अच्छा उसमें से एक डार्क हॉर्स भी है, गोरेगांव, वहां तो सी व्यू भी नहीं है। गोरेगांव में कितने के घर बिक रहे हैं? 10 करोड़ के ऊपर के बिके हैं। आई एम सेइंग दैट आउट ऑफ 100 देखिए, अब तो ये भी हो गया, मैं आपकी बात को बीच में टोक रहा हूं कि गोरेगांव हो गया, मलाड हो गया, बोरीवली हो गया, कांदीवली हो गया, वहां पर जो
बहुत सारे लोकल डेवलपर, मतलब उन्हें ग्रेड ए भी नहीं मानूंगा, वो भी 7-7, 8-8 करोड़ के घर। अब मैंने एक बार पूछा किसी से ये सवाल कि भाई कांदीवली में और बोरीवली में 8 करोड़ का घर ले लूं तो इतने पैसे में तो मैं जाके प्रभा देवी या उससे आगे जाके घर लूं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ना कांदीवली छोड़ना चाहते हैं ना बोरीवली छोड़ना चाहते हैं। दे हैव लॉट ऑफ वेल्थ, कोई जूलर है, किसी की कोई शॉप है, किसी की, उनको यहीं रहना है, उनके सारा कुटुंब यहीं है, उनका परिवार। आप 10 करोड़ तो छोड़िए, अगर आप 15 या 20 करोड़ का भी घर बनाएंगे तो हो सकता है वो यहाँ परचेज करेंगे। तो आई थिंक कि ये शायद होगा। 10-10 करोड़ के घर तो बिक रहे हैं, स्टिल बोरीवली बिक रहे हैं। पर देखिए जो सी टच है और सी व्यू है, दोनों में काफ़ी फ़र्क हो गया है। जो सी टच है वर्ली सी फेस या कार्टर रोड वाली साइड में, या फिर नेपियन सी रोड में भी जो समुद्र के टचिंग जो आ रहे हैं, तो इनका प्रीमियम कुछ अलग ही है। आजकल हमारे जो सदबीज रियल्टी के जो बायर्स है जाकर व्यू देखना चाहते हैं कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आएगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा अल्ट्रा तो क्लास ही हो गई। यस हाँ, मैं जिसकी अब क्योंकि हम थोड़ी सी जो बात कर रहे थे तो बिल्कुल प्रीमियम क्लास हो गई कि वो, लेकिन मैं जिस घर की अभी आपसे जिक्र कर रहा था, एक बहुत ही अगेन नामी गिरामी डेवलपर, नाम नहीं लेता, 7 करोड़ का 3 BHK गार्डन। कितना बड़ा, ये जितने बड़े हिस्से में हम बैठे हैं ना, इसका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर लीजिए, स्टूडियो का दुगना कर लीजिए। इतना मुझे लगा कि शायद कोई और भी जगह होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये तो शायद एक छोटा हिस्सा है। उन्होंने कहा नहीं, यही है जो गार्डन है। स्विमिंग पूल कितना बड़ा, अगेन ये हम जहां बैठे हैं इसमें थोड़ा पानी भर देंगे तो स्विमिंग पूल बन जाएगा। और साथ में एमिनिटीज में किसी फ्लोर पे वो थोड़ा सा जो आजकल क्लब हाउस जैसा बना देते हैं एक फ्लोर के ऊपर, उस तरह की कोई चीज़ थी। और बाकी व्यूज़ में तो क्या है, नीचे देखेंगे तो वही सब दुकान और दूसरी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो कोई सी व्यू नहीं है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं है। 3 BHK में भी हॉल बड़ा, लेकिन बाकी के 3 कमरे मुझे लगा 7 करोड़ के हिसाब से बहुत छोटे बेडरूम्स हैं, लेकिन लोग खुशी खुशी वो 7 करोड़ का घर खरीद रहे हैं। तो अगर वहाँ 7 करोड़ बिक रहा है तो फिर तो यहाँ 10 और 20 करोड़ तो मुझे लग रहा है कि फिर ठीक ही ठीक है सारा मामला। एक किसी ने कहा था कि बॉम्बे में हर चीज बिक जाती है, खरीदार इज देयर फॉर एवरीथिंग। मुझे सिर्फ यही याद आ रहा है ये सुन के, क्योंकि उनको वो पिन कोड या उनको वो एड्रेस या उनको वो स्ट्रीट चाहिए होगी, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट के लिए प्राइस नहीं मिल सकता। देयर आर वेरी नीश, एंड उतने नीश बार आपको मिल ही जाते हैं, तो डिले मिलेंगे। हाँ, मुझे आश्चर्य हुआ जब वो प्रोजेक्ट आ रहा था, लॉन्च हो रहा था, मुझे लगा था कि यहाँ 7 करोड़ का घर कौन खरीदेगा, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग सोल्ड आउट है और उसकी दूसरी जो फेज है वो बगल में उठ रही है। नो डाउट कि उनका वर्क, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, बाकी चीजें अच्छी हैं। अब बाकी आपको अगर उतने बेडरूम ठीक है आपके लिए, वो पार्क ठीक है और आपके लिए उतना बड़ा एमिनिटी या स्विमिंग पूल ठीक है, तो आप ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। वेल, इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी उसमें, वो है बायर्स का एज प्रोफाइल। हालांकि लंबा है, 35 से 55, 20 साल का हो जाता है, लेकिन 35 से 55 साल के बायर्स ऑलमोस्ट 60% है जो कि ये लग्जरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। सो कैसे इसको एनालाइज करें? दिस इज ओल्ड मनी और न्यू वेल्थ? दिस इज न्यू वेल्थ ऑल्सो। लोगों ने इक्विटी मार्केट्स में बहुत पैसे बनाए हैं, और IPO के से जो पैसे बने हैं वो भी है जो रियल एस्टेट में आ रहे हैं। क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन, इनके भी पैसे हैं, और कुछ एस्पिरेशनल मूवमेंट तो भी है। क्रिकेटर्स का नाम दूसरी बार आ गया, एंड क्रिकेट लाइक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंडिया के अंदर। अब क्रिकेटर्स को जो पैसा मिल रहा है वो भी कोई नई बात नहीं है, वो कम से कम IPL के आने के बाद से, और IPL भी 20 साल ऑलमोस्ट पुराना हो चुका है, 2 दशक पुराना हो गया है। पिछले 10 साल में तो अकूत पैसा आया है क्रिकेट के अंदर। तो अभी ही ये फिनोमेना दिख रहा है या हम थोड़ी बात इसकी ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त? अदरवाइज क्रिकेटर्स प्रॉपर्टी लेते रहे हैं या लेते ही हैं, कैसे देखें? लेते रहे हैं, बट अभी कुछ ज़्यादा न्यूज़ में भी दिख रहा है। ओके, पर लेते रहे हैं और अभी कुछ ज़्यादा ले रहे हैं मेरे हिसाब तो क्रिकेटर्स को भी ये समझ में आ रहा है कि अभी रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट थिंग। So it can be diversification, it can be again वही aspirational। At the end of the day क्रिकेट खेलने के बाद तो घर आके वो भी एक सामान्य हिंदुस्तानी ही है, राइट? तो they are not different than you and me, तो उनको भी तो ये घर लेना ही है, राइट? but as I said कि बॉम्बे का पाए पहले से बढ़ गया और बढ़ेगा, वेट एंड वॉच।
अच्छा, अब देखिए, बॉम्बे बॉम्बे तो रह नहीं गया, बॉम्बे हो गया, नवी मुंबई हो गया, ठाणे हो गया, ये सब तो है। अब बॉम्बे 3.0 की, मैंने 4.0 भी सुन लिया कहीं, तो अब पता नहीं जी। वेयर इट इज। अगर आपको जानकारी है तो मुझे बताइए। तो मुंबई के नॉर्थ में है, जहाँ वाधवन पोर्ट आ रहा है। उसी को 4.0 कह रहे हैं। दैट इज हाँ हाँ हाँ, वहाँ एयरपोर्ट भी आ रहा है। एयरपोर्ट की भी बातें सुन रहे हैं, पर अभी तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अभी बहुत सालों के इंतजार के बाद हमें अपना दूसरा एयरपोर्ट भी मिला है, तो हम इतने वो ना हो जाएं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी 3.0 को लेकर बहुत सारी चर्चाएं कि इतने बड़े डेटा सेंटर्स और ये तमाम चीज़ें। अभी मैं पिछले हफ्ते एक डेवलपर से मिला, तो उन्होंने बताया कि हमने तो जब दावोस गए थे सीएम साहब, तब उनसे बहुत सारे एमओयू साइन किए हैं, जिसमें हम अम्यूजमेंट पार्क और ये पार्क और इंटरटेनमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी हम डेवलप करेंगे। सो ये वाकई इस बार धरातल पे उतरेगा उतनी ही जल्दी, जितना जल्दी, मतलब पहले हमने देखा है कि मुंबई को ये जो सीलिंग कभी मिल गया अटल से, तो इसके लिए कम से कम 30 साल इंतजार करना पड़ा। ये वाला दूसरे वाले लिंक के लिए भी 10-15 साल इंतजार। एयरपोर्ट की कहानी भी 20 साल बिकी, तब फाइनली बना। लेकिन क्या अब हम ये माने कि जो अब कुछ अनाउंस हो रहा है उसकी स्पीड तेज होगी और अगले 5-6 साल में डिलीवर हो जाएगा? 100% yes. ओके। The current CM or the current dispensation, they are deadly serious about infrastructure. ओके। एंड कितने बार फोरम्स में ऐसा हो चुका है कि बाबा आप इंफ्रा बना दीजिए, बाकी हमारे डेवलपर भाई लोग सब बना देंगे। आवर डेवलपर फ्रेंड्स विल मेक एवरीथिंग। अब उनको रियलाइज हो गया है कि न्यूयॉर्क क्यों बना, लंदन क्यों बना, ट्यूब के वजह से। शंघाई क्यों बना। आपको कनेक्टिविटी पे फोकस करना ही पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो 30 साल लगा तो अभी 5 साल में हो जाएगा। ये चाइना नहीं है। वी आर नॉट चाइना एंड वी कैन नॉट बी चाइना वेरी सून। बट इफ दैट 30 कैन बिकम 7, 8, 9, 10, आई विल बी अ वेरी हैप्पी इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो सर ये बताइए। कुछ ऐड करना चाहूँगा मुंबई 3 के बारे में, कि ये जो मिसिंग लिंक आया है, पुणे नवी मुंबई डिस्टेंस शॉर्टन हो गए। ये जो अटल सेतु आया, वहाँ से कनेक्टर्स आ रहे हैं। और प्लस वहाँ पर अब मुंबई में तो लैंड स्पेस मिल नहीं सकती। आपको बड़ा वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करना हो या फिर कुछ AICT करना हो या कुछ भी, तो लैंड सिर्फ वहीं पे है। और गवर्नमेंट का जो विजन है, नाउ एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था, CM was saying we don't want to compete with other states, we want to compete with some countries in terms of GDP growth. So they want to pitch themselves like that. और जिस स्पीड से ये पास्ट फ्यू ईयर्स में इस गवर्नमेंट के अंदर आए हैं, अभी कोई डाउट नहीं लगता, मैटर ऑफ 1 साल आगे या पीछे ये सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। आई थिंक मुंबई 3 के जो आई थिंक कंसल्टेंट्स वगैरह भी सिंगापुर के सब अपॉइंट हो गए हैं, तो वहाँ पे बहुत मैसिव डेवलपमेंट होगा। बिकॉज मुंबई अब वर्टिकली के अलावा ग्रो नहीं कर सकता है, तो हॉरिजॉन्टली सिर्फ वही डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। तो चलिए थोड़ा और आई थिंक ये हमारे जो प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का जो सपना है, वो आई थिंक ये फाइनेंशियल सिटी को ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करके ही करना पड़ेगा। राइट। अब आखिरी 10 मिनट है, तो थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। ठीक है, कि ये जो सारी बातें हैं, और अच्छी बात है, क्यों नहीं, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो हमने अभी अभी होते हुए देखी हैं और तभी हम उनकी बातें कर रहे हैं, तो क्या एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन होम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ओनली द लग्जरी 20-30 करोड़ वाला, मैं कह रहा हूँ जिसके पास 1 करोड़ भी है, जिसके पास 2 करोड़ भी है, या उसे घर ही लेना है या इन्वेस्ट भी करना है, मुंबई इज द हॉटेस्ट सिटी इन इंडिया टू बी इन्वेस्ट इन और टू लुक अपॉन। बाकी जगह भी डेवलपमेंट हो रही है, नो डाउट, लेकिन मुंबई के पास अपने कुछ वेक्टर्स हैं, ग्रोथ के कुछ फैक्टर्स हैं, और अब ये सारी डेवलपमेंट की कहानियां। तो क्या सब जगह को छोड़कर अगर कोई सोचे कि मुंबई को ही पकड़ता हूं, तो वो सही निर्णय होगा? नहीं होगा। No, it's the luxury market is rocking over here and maybe Gurgaon. But if you are in the 1 crore, 2 crore bracket, तो ग्रोथ कहीं और मिलेगी आपको। Bombay is not the place. Okay. No, you cannot buy a house. You're supposed to live on rent. ओके। फिर आपके लिए पूना अच्छा है, पूना तो अभी 2 घंटा ही दूर है, राइट? या अहमदाबाद अच्छा है। सो उस ब्रैकेट के लिए बॉम्बे इज नॉट, मतलब जिसको, हाँ, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल, मैंने शायद पहले भी 1-2 शोज में पूछा, लगातार ये सवाल पूछता हूँ कि शायद वो बाउंड्रीज अब टूट रही हैं, जहाँ पर आप जैसे एक्सपर्ट सब सलाह देते थे, या हम भी बोलते थे कि जहाँ रहते हो वहीं घर लो, वहीं देखभाल कर पाओगे। ढेर लगा है ऐसे सवालों का, जहाँ लोग पूछ रहे हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन मुझे पुणे या मुंबई में प्रॉपर्टी चाहिए, क्यों भाई? तो मैंने ऑनलाइन ये एडवर्टाइज देखा, लोग बहुत बिलीव करते हैं। या फिर आजकल सेल्स पिचेस ऐसी हो गई हैं कि फलां कंपनी के लोग आए और वहाँ बना रहे हैं, कंपनी का नाम तो बहुत बड़ा है और ऑफर भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्या मैं मुंबई या पुणे में घर ले लूँ और बाकी जो उन्होंने डिजिटली मुझे दिखाया
आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को कोई नहीं है। तो ये ट्रेंड है जो आगे चल के शायद बहुत बड़ा ट्रेंड भी बन जाए। तो बाउंड्रीज तो अब टूट रही हैं। तो अगेन उस सवाल के साथ आता हूं कि मान लीजिए कोई दिल्ली में बैठा और उसके पास 1-2 करोड़ रुपए हैं, तो क्या उसे मुंबई की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि बड़ा फैंसी सा लगता है, ठीक है? क्या उसे फिर छोटे शहर जैसा आपने कहा अहमदाबाद देखे, जयपुर देखे, मे भी पुणे देखे, कोई और शहर देखे? क्या सही डिसीजन, कहाँ उसका पैसा ज़्यादा ग्रो करेगा? पहले आप देखिए, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे रोड्स और एक्सप्रेसवेज वगैरह बन रहे हैं, उसके आसपास लैंड लेना एक अच्छा Option डिसीजन, होगा। एक अच्छा ऑप्शन है। सी टच प्रॉपर्टीज़ एक अच्छा ऑप्शन है। और अभी जो गवर्नमेंट का जो रिलीजियस टूरिज्म पे जो फोकस है, उन सिटीज़ को भी तो देखा उन जाए। सिटीज़ में काफ़ी अप्रिशिएट हो सकता है। बिकॉज अगर आप अभी जो नए तीर्थ स्थल जो बने हैं और वहाँ पर जो करोड़ों लोगों की जो जनता की फुटफॉल्स हो रही है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अप्रिशिएट हो जाएगा। तो जहाँ पर कुछ स्टोरी है वहाँ पर दाम बढ़ेंगे। जहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, तो एयरपोर्ट के नज़दीक कोई भी सिटी हो, वो दाम बढ़ेंगे। हाँ, मैं नवी मुंबई गया था 1-2 हफ्ते पहले, तो वो क्या विच इज पुष्पक नगर आई थिंक, तो वो एयरपोर्ट की बिल्कुल विसिनिटी में ही है, और वो अचानक से एक बीच का लैंड पार्सल, और ऐसा कि इधर भी बिल्डिंग्स और इधर भी बिल्डिंग, मतलब फ्रॉम नोवेयर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। और मैंने ऐसी थोड़ी इंक्वायरी निकाली तो लोगों ने मुझे बताया कि नहीं भाई, यहाँ लाइन लग रही है लोगों की। अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ पर, और ये मैं डेवलपर्स के अलावा भी दूसरे जो लोगों से बात कर रहा हूँ, कि बहुत सारे जेन्युइन होम बायर्स आके यहाँ पे सैटरडे संडे का भी आप विजिट कीजिए और आपको दिखेगा कि अच्छी खासी चहल पहल है। इफ यू नो एनीथिंग अबाउट दैट। बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, मैं आपसे सभी दर्शकों से ये पूछता हूँ और मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। हाँ, विच इज द टॉप 4 मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज इन इंडिया फॉर बाइंग अ हाउस? अगर आप बॉम्बे हटा दो ना, तो इट्स एक्चुअली मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज एमएमआर। हाँ, नो डाउट। मोस्ट अफोर्डेबल Affordable cities MMR. नंबर 2 पूना, नंबर 3 कैलकाटा, नंबर 4 अहमदाबाद। लोगों को लगता है क्या बोल दिया मैंने। राइट। सो नवी मुंबई, थाने, ये सब जो फ्रिंज एरियाज हैं जो अभी ग्रो होने वाले हैं, तो इन दैट 1-2 करोड़ ब्रैकेट दीज आर द प्लेसेस टू इन्वेस्ट। अगर आप वहां कर सको, सुपर्ब। एंड 100% आपको मैग्नेट चाहिए, चाहे वो एयरपोर्ट हो या वो सी हाँ, पोर्ट मैंने हो। जब मुंबई का सवाल पूछा था तो मेरा मतलब एमएमआर ही था। हाँ, तो विपिन, बिना मैग्नेट के कुछ नहीं होने वाला। चाहे वो अयोध्या राम मंदिर हो, चाहे वो वाधवन पोर्ट हो, विच इज वाई इट्स मुंबई 4.0, चाहे वो मुंबई 3.0 के लिए एयरपोर्ट हो, अटल सेतु हो, बिना मैग्नेट के कुछ नहीं। अरे जब हिंदुस्तान का ही मैग्नेट आईटी था, उसके बिना कुछ नहीं हो पा रहा था, तो कुछ तो मैग्नेट चाहिए ना भाई। हाँ, लेकिन मैग्नेट जब वर्किंग हो, पहले भी मैग्नेट की कहानियां तो बहुत बिकी, लेकिन वो इतनी लंबी खिंच गई कि उसका होना ना होना। लेकिन ये मतलब कंडीशन अप्लाइड, ये हम मान रहे हैं कि इसी गति से काम चलेगा, इसी रफ्तार से काम चलेगा, इसी क्वालिटी से काम चलेगा और चीजें वक्त पे डिलीवर होंगी। राइट, दैट इज द, क्या बोलते हैं, नॉन नेगोशिएबल, नॉन डिस्प्यूटेबल नॉन डिस्प्यूटेबल कंडीशन। अदरवाइज फिर लोगों के पैसे फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसी कहानी है उल्वे वगैरह की, जहां 20-20 साल लग गए, आएगा एयरपोर्ट आएगा, अब आया जाके। बट हाँ जी, विपिन, विच इज वाई दैट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स हाँ। कि गोदरेज, ओबरॉय, डीएलएफ, हिरनदानी, they are brands because of delivery, they are brands because of quality। तो ये तो प्रीमियम पे बिकेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि मेरा घर बिक जाए, मतलब बन जाएगा और आगे चल के बिक भी जाएगा। राइट राइट। अच्छा, जो लग्जरी सेगमेंट में है, मतलब अब मुझे इनमें से क्या कुछ प्रोफाइल का आइडिया है कि कितने प्योरली इन्वेस्टर्स हैं और कितने घर में रहेंगे जाके? मुंबई का मार्केट एनसीआर के मार्केट से थोड़ा सा रिलेटिवली हमें डिफरेंट दिखता है। एनसीआर में एक एक प्रॉपर्टी के लिए 4-4 चेक्स आ जाते हैं, लाइन लग जाती है। अभी रिसेंटली एक लॉन्च हुआ, उसमें भी वहाँ पर भीड़ लग गई, पूरी 5 स्टार होटल फुल थी। मुंबई का मार्केट ऐसा नहीं है, और यहाँ पर ज़्यादा एंड यूज़र ड्रिवन है। ठीक है, कुछ लोगों ने डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए रियल एस्टेट लिए हैं जो रहेंगे नहीं, बट यहाँ पर प्राय एंड यूजर मार्केट है। हाँ, मेरा तो सवाल ये था कि चलिए 1-2 करोड़ वाले इन्वेस्टर्स की तो बात कर ली, लेकिन ये बड़े इन्वेस्टर्स ने भी क्या बिगाड़ा है, अगर वो भी शो सुन रहे हैं तो देख ले। तो जिनके पास बड़ा पैसा है लग्जरी में, तो लग्जरी की भी ग्रोथ उतनी होगी जितना, मतलब 2 के 4 करोड़ होना आसान है, लेकिन मैं 20 करोड़ डालूं तो उसका सीधा 40 करोड़ हो जाए, इसके चांसेस कितने होंगे? इट विल टेक टाइम। जो मार्की है, जैसे मरीना बे सैंड सिंगापुर में इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो गारंटीड सी व्यू है। तो जैसे इन्होंने कहा
सी टचिंग एंड सी व्यू में फर्क है। सी टचिंग का फायदा ये है कि आगे चल के कुछ बनने वाला नहीं है, सो इट विल ऑलवेज बी प्रीमियम। राइट, उतने इन्वेंट्री मार्केट में है ही नहीं या बहुत कम है, होगी भी नहीं। सो सबको वहीं जाना है। आई हैव लिमिटेड एडिशन ऑफ अ किया कार, 100 ही गाड़ी बनाने वाला हूं मैं, सो देन आई नो दैट मोर देन 100 बायर्स, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस। सो एज आई सेड, देयर इज अ टेकर फॉर एवरीथिंग। राइट, बट ये है कि अगर मतलब जो हमारा एक मिडिल क्लास का इन्वेस्टर है, 1-2 करोड़ रुपए या इवन उससे भी कम वाले शहर होंगे, लेकिन वो कभी विस्तार में बात करेंगे। आज लग्जरी का ही हम बात करें तो कई शहरों के लिए तो 1-2 करोड़ भी लग्जरी हो जाता है। आज भी हमारे जो टियर 2 टियर 3 हैं उनके लिए तो 2 करोड़ भी बड़ी चीज़ है। तो आप कह रहे हैं कि MMR जैसी चीज़ें हो गई या जहाँ रिलीजियस स्टोरी हो रही है, स्टोरी आपको चाहिए, हुक आपको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको चाहिए, कनेक्टिविटी आपको चाहिए, अगर वो चीज़ें आ रही हैं तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो या अपने लिए भी घर ले सकते हैं। फॉर पीपल लाइक HNIs, अल्ट्रा HNIs, बॉम्बे इज़ नो डाउट अ प्लेस। एक हद तक NCR भी हो गया, बेंगलुरु भी हो गया, हैदराबाद में भी बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, लेकिन उन सब का एक जो स्वीट कनेक्टर कह लीजिए या एक जो बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ कह लीजिए, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर वो नहीं है तो फिर आप वहाँ पे पैसा मत लगाइए। एक जन को हम भूल गए इस पूरे डिस्कशन में, इज NRI। दे लव इंडिया, वो कहीं पे भी हो, उनकी एक टांग तो इंडिया में है ही है, राइट, वो भी खरीदते हैं। एंड उनके लिए तो रियल एस्टेट हिंदुस्तान में इज गेटिंग चीपर एंड चीपर एंड चीपर एंड चीपर, क्योंकि डॉलर इज, एंड सिंगापुर डॉलर बोलो या US डॉलर बोलो, इज राइजिंग एंड राइजिंग एंड राइजिंग, राइट। सो एवरी ईयर इज गेटिंग चीपर। ठीक है, अभी शो का कंक्लूजन मैं एक अलग तरीके से करूंगा। जरा ग्राफिक्स लेकर आइए। हमने थोड़ा शो को आज चीकी, आई थिंक इट्स नॉट द गुड वर्ड, थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़्यादा कनेक्टिंग मुंबई के लिए बनाएंगे। ज़रा प्ले कीजिए एक के बाद एक ग्राफिक्स, तो हम थोड़ा वो नंबर्स भी यहाँ पर रीड कर देते हैं और साथ में थोड़ी और बातचीत कर लेंगे। तो देखिए, मुंबई को महंगा घर मांगता है, दिख रहा है आपको? वो आप उस टीवी पे देख सकते हैं। क्या समझे भिड़ू? मुंबई की लग्जरी मार्केट में रिकॉर्ड बिक्री। ठीक है, अगला पॉइंट H1 CY 26 में इतने 1000 करोड़ की बिक्री, बट हमने उसको थोड़ा सा एक लाइटर वे में लिखने की कोशिश की है। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफिक पे लेके आते हैं। जो अगला ग्राफिक है, उनके हेडर्स और सब हेडर्स पढ़ने में मजा आएगा। तो मुंबई में महंगा घर मांगता है और भिड़ू क्या समझ रहा है, तो जैकी श्रॉफ सर की भाषा में ये सारे पॉइंटर्स हैं, ये आपकी रिपोर्ट है। अगला लेके आइए प्लीज। हाँ जी, मुंबई तो को महंगा घर मांगता है। अब आपने ये बताया कि 4 साल में लग्जरी होम्स की कीमतें 37% बढ़ी है, तो भाई हमने लिखा काय को इतना महंगा क्यों, वाई? सवाल पर ये एवरेज है 4 साल की। हाँ नहीं, ठीक है, वो तो मैं बता रहा हूँ। हमारे क्लाइंट्स के कई सारे जहां हम एडवाइस करते हैं वहां 50 से 100% और उससे भी ज्यादा बढ़े डेफिनेटली, पर हमने लिखा इसीलिए तो लिखा कि भाई क्यों, और वो सवाल मैंने आपसे लगातार पूछा। भाई नेक्स्ट, अच्छा, मुंबई को महंगा घर मांगता है, 1 साल में ऑलमोस्ट 1700 लग्जरी यूनिट की बिक्री, तो सारा माल खलास बिक गया। इसीलिए हमने आपसे सप्लाई वाला क्वेश्चन पूछा। अच्छा, आपने वर्ली ही को ही अपने इसमें तो लग्जरी बोले तो वर्ली सबसे बड़ा हॉटस्पॉट वर्ली मुंबई का। एंड द नेक्स्ट इज रीसेल मार्केट वाला। अच्छा, इसके तो बात ही रह गई, लग्जरी रीसेल में रिकॉर्ड कारोबार, तो हमने लिखा रीसेल मार्केट भी झक्कास। जब आपको प्राइमरी में नहीं मिल रहा है तो रीसेल में भी जाके खरीदिए, और वहां पर भी सेल्स के नंबर बहुत अच्छे हैं। तो विद दैट देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट तो एक बहाना था, लेकिन मुंबई क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी खबरें देता ही रहता है जहां पर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी और जो मतलब देश का सबसे महंगा रियल एस्टेट मार्केट, दूसरे शहर जरूर इससे एनवी करते होंगे और इसीलिए फिर उनको देखना पड़ता है कि 271 करोड़ का घर हमने वहां बेच दिया। बट अच्छी बात भी है, और चूंकि अब ये एक सिटी ऐसी है जहां मुंबई का मतलब देश का बॉलीवुड भी है, एक क्रिकेट का भी बड़ा सेंटर है, सारे उद्योगपति यहाँ हैं और तमाम मैग्नेट यहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात कि शहर के पास ज़मीन नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स इसको हमेशा ही आई थिंक इसी लेवल पे रखेंगे जहाँ प्रॉपर्टीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। मतलब एक अपने आप में नीश मार्केट है। अभी आप कह रहे हो कि ये ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका है। लेट्स सी कि आने वाले 5 सालों में विद ऑल दैट डेवलपमेंट, विद ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो आपने प्लान सिटीज़ के लिए बताए या आने वाली चीज़ों में, और आपने कहा कि सिर्फ वर्ली क्यों, बांद्रा है या इवन आपने वर्सोवा का नाम लिया या कुछ और है, नए नोड्स डेवलप होते जाएंगे, तो लग्जरी की कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी। विद नो ऑफेंस विद द अफोर्डेबल हाउसिंग, उसकी तो हम हमेशा बात करते हैं और वो तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन आज क्योंकि फोकस इसी पर था,
बहुत अच्छा लगा इस रिपोर्ट पे चर्चा करके। बहुत सारे पहलू थे, कई जगह शायद मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट भी हो गया कि बहुत ज़्यादा ये क्यों ऐसा है वो क्यों ऐसा है, पर दर्शकों को सब सुनना और जानना ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन सर और अभिषेक सर, आप दोनों ने वक्त निकाला और आप स्टूडियो में आए, इसका मजा कुछ और ही। और वर्ली में बैठ के हमने ये पूरी बातचीत की है। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप शो देखने के बाद अपने अच्छे डांट लगाने वाले, बुरे कान खींचने वाले, हर तरह के कमेंट्स हमें कीजिएगा। ज़्यादा बोरिंग तो नहीं हो गया या ज़्यादा आपको थोड़ा ओवर एक्टेड शो तो नहीं लग गया आज का, लेकिन आपके लिए थोड़ा लाइटर मोड में रखने की कोशिश की है। बताइएगा कैसा लगा ये एपिसोड और क्या और देखना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।